yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. चले अपनी कहानी शुरू करते हैं। हमारा घर झंडिया से कुछ आगे एक बस्ती में था। ये डाकुओं की बस्ती थी। शोमई किस्मत के मैं एक डाकू के घर में पैदा हुई थी। ये इलाका डाका जनी के लिए अब भी मशहूर है। इस वीरान आबादी से कुछ फासले पर मेन रोड थी, जहां रात को चलने वाली ट्रैफिक डाकों की वजह से महफूज नहीं थी। यही वजह है कि राजनपुर और जनूबी पंजाब से सिंध की तरफ जाने वाली कारें, वैगनें, ट्रक और बसें रात को कारवान की सूरत में इस इलाके से गुजरते हैं, क्योंकि इक्का दुक्का बस या वैगन को लूट मार का यकीनी सामना करना पड़ता है, जबकि कारवान की सूरत में चलने वाली ट्रैफिक के आगे और पीछे हिफाजत की खातिर पुलिस की गाड़ियां भारी नफरी की सूरत में रवान होती हैं। इस एहतमाम के बावजूद अक्सर डकैती के वाक़यात रोनुमा होते रहते थे। डाकुओं की लूट मार का एक तरीका ये भी था कि वो सड़क के बीचों बीच बड़े बड़े दरख्त काट कर गिरा देते थे और सड़क को ब्लॉक कर देते थे। रुकावट आ जाने से मुसाफिर बस रुक जाती थी, तब बंदूकों की ज़ोर पर वो मुसाफिरों को बसों से निकाल कर इनका माल और असबाब लूट लेते थे और जेबें खाली करा लेते थे। जान के खौफ से बेचारे अपनी कुल जमा पूंजी, मोबाइल, घड़ियाँ और मुसाफिर ख़वातीन अपने ज़ेवरात तक उतार कर डाकुओं के हवाले कर देती हैं। अक्सर ये डाकू पुलिस की वर्दियों में भी होते थे। झंडिया से आगे जंग और बयाबान का सुनसान इलाका आता है। यहाँ पर जब डाका पड़ता है और बंदूकों की गोलियाँ चलती हैं तो सारा इलाका लरज़ उठता है। फिर हमारी बस्ती तक आवाज़ सुनाई देती है। बेशक बस्ती के सारे मकीन डाका नहीं डालते थे और ना सब डाकू थे, मगर वो डकैत बरादरी से ज़रूर थे। जब ये लुटेरे लूट मार के बाद बस्ती में पनाह लेते तो हर घर का दरवाज़ा इनको पनाह देने के लिए वाह कर दिया जाता, बल्कि सब ही इनको पनाह देने पर मजबूर होते हैं। हमारे इलाके का सबसे बड़ा ताकतवर डाकू लालदीन नामी शख्स था, जिसके आगे किसी को ऊंची आवाज़ में बात करने की मजाल न थी। गोया ये इस इलाके का बेताज बादशाह था। जब लूट मार के बाद लौटता तो बस्ती के हर ज़रूरतमंद को खूब नवाजता था। मेरे वालिद को भी अपने एहसानात तले दबाकर इसने अपना हमनवा बना रखा था। अब्बा अगरचा फितरी तौर पर डाके और लूट मार को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो एक तरह से लालदीन डाकू के दबाव में रहते थे और इसके हुक्म पर नापसंदीदा अमूर सर अंजाम देते थे। जब भी लालदीन को सड़क पर मुसाफिर बसों को लूटना होता, अब्बा को इत्तला करवाता कि तैयार रहो, आज रात हमारे साथ मिशन पर चलना है। अब्बा का निशाना बहुत अच्छा था। वो हर वक्त अपनी बंदूक को तैयार रखते थे। लालदीन के साथ जाते तो बंदूक के साथ कारतूसों की पेटी को गले में डाल लेते थे। वापसी पर लालदीन इनको शराकतदारी में लूट मार से मुनासिब हिस्सा दे दिया करता था। मेरी माँ को किस्मत ने एक डाकू की बीवी ज़रूर बना दिया था, मगर वो दिल से एक नेक औरत थी और डाका जनी को अच्छा नहीं जानती थी। अब्बा से आए दिन इस बात पर इसका झगड़ा रहता था। अम्मा को कहना था कि लूट मार छोड़कर मेहनत की कमाई से बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, ताकि इनकी रगों में हलाल का रिस्क हो और ये डाकू न बने बल्कि कोई अच्छा काम करें। मैंने क्लोपेट्रा के हुस्न की दास्तान सुन रखी थी, मगर जब बाशऊर हुई और अपनी सूरत आईने में देखी तो सोचा कि वो भी ऐसी ही हसीन रही होगी जैसे कि मैं हूँ।
جب لال دین کا ابا سے لوٹے ہوئے مال کے بٹوارے پر جھگڑا ہوا تو غصے میں میرے باپ نے پولیس کو مخبری کر دی کہ اس نے لوٹ مار سے حاصل کردہ مال کہاں چھپا رکھا ہے۔ لال دین کا ٹھکانہ ہماری بستی نہ تھی، وہ کہیں آگے جنگل میں قیام رکھتا تھا اور لوٹ کا مال بھی وہیں چھپا کر رکھتا تھا، جس کی خبر صرف میرے باپ کو تھی۔ جب پولیس نے ریڈ کیا تو لال دین اس روز وہاں موجود نہ تھا، مگر اس کے ٹھکانے سے اس کے 2 ساتھی اور مال برآمد ہو گیا۔ کافی عرصہ وہ غائب رہا۔ بالآخر ایک دن اس نے ابا کو آ لیا، کیونکہ اس کو بخوبی اندازہ تھا کہ ابا نے ہی اس کے بارے میں پولیس کو بتایا تھا۔ اب وہ ابا کے خون کا پیاسا تھا، سو ایک رات ہمارے گھر کی 4 دیواری پھاند کر